Hello everyone, welcome to the class. I am Pooja Balkishore from Bharati Group of College of Department of Biotechnology. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है, ये किस फील्ड में यूज़ किया जाता है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम प्लांट का किसी पार्ट को लेते हैं, जिसे हम एक्स प्लांट भी कहते हैं, उस पार्ट को लेकर के जब हम इन विट्रो कंडीशन में उसे कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, तो उससे वहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड बंच ऑफ सेल्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। उसका फॉर्मेशन होता है और जब इस कैलस से रूट, शूट और लीफ का फॉर्मेशन होता है, तब वो प्रोसेस कहलाती है ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पे मैंने वही चीज को डिफाइन किया है, ध्यान से देखिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स फ्रॉम कैलस इन कल्चर मीडियम बाय इंजेक्शन ऑफ सम केमिकल्स इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि किसी भी प्लांट के सेल्स को लेकर के हम उसको जब कल्चर मीडियम, जो कि कोई भी कल्चर मीडियम हो सकता है, जैसे एमएस मीडिया, DM5 मीडिया, तो ऐसे कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें जब हम ग्रो करते हैं तो उससे कैलस का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, अनडिफरेंशिएटेड और अनऑर्गेनाइज्ड। और उसमें जब हम कुछ केमिकल्स, कुछ इंडक्शन केमिकल्स डालते हैं, वो इंडक्शन केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो जब हम उनको डालते हैं तो उनसे रूट, शूट और स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है ऑर्गन और जेनेसिस। ऑर्गन का मतलब होता है अंगों का निर्माण होना, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होना या निर्माण होना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का बनना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कुछ केमिकल के इंडक्शन के कारण ये होता है। तो अब देखते हैं कि वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो वो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। पहला केमिकल होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन जो हमारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो पहला होता है ऑक्सिन। जब हमें इस कैलस से रूट का फॉर्मेशन करना होता है, तब हम उस कल्चर मीडियम में ज्यादा अमाउंट में ऑक्सिन केमिकल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब सेम वैसे अगर हमें शूट का फॉर्मेशन करना है, स्टेम और लीव्स के फॉर्मेशन करने हैं, तब हम वहां पे साइटोकाइनिन का ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। यानी साइटोकाइनिन ज्यादा देने पर आपका वहां पे क्या फॉर्म होगा, शूट फॉर्म होगा और उसमें सेल डिवीजन होगा, जिससे उसके डिफरेंट ऑर्गन यानी लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, ये सभी बनते जाएंगे। इस तरीके से आपके ऑर्गेनोजेनेसिस में दो टाइप के केमिकल्स यूज किए गए हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, अब बात करते हैं जिस तरह से इसमें रूट, शूट और बाकी अदर ऑर्गन्स जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनोजेनेसिस कितने टाइप के होते हैं। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, सबसे पहले इसमें आता है कॉलोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ शूट फ्रॉम कैलस। जब कैलस से शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब वो कहलाता है कॉलोजेनेसिस। क्लियर हो गया? यानी कि हम अगर कॉलोजेनेसिस कर रहे हैं तो उसमें कौन सा केमिकल ज्यादा यूज होगा, वहां पे यूज होगा आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, अब बात करते हैं राइजोजेनेसिस। राइजो का मतलब ही होता है रूट। ठीक है, जब हम कैलस से रूट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तब वहां पे जब रूट फॉर्म होगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी राइजोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस के लिए हमको ज्यादा अमाउंट में कौन सा केमिकल प्रोवाइड करना होगा, ऑक्सिन। जब हम ज्यादा अमाउंट में ऑक्सिन प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे रूट का फॉर्मेशन होगा और वो प्रोसेस कहलाएगी राइजोजेनेसिस। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन है ऑर्गेनॉइड्स। ऑर्गेनॉइड्स का मतलब होता है फॉल्स ऑर्गन, झूठा अंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम कुछ केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से आपका जो कैलस है उसमें डिविजन तो होता है और उसका जो वैस्कुलर बंडल है, जो कुछ भी इसका सिस्टम है, वो बिल्कुल ऑर्गन्स में जैसे लीफ और स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है उसी की तरह रहता है, लेकिन वो प्रॉपर जो लीफ और रूट का जो स्ट्रक्चर है वो चीज को फॉर्म नहीं कर पाता, यानी कि वो फॉल्स ऑर्गन बनाता है। तब वो प्रोसेस कहलाती है वहां पे ऑर्गेनॉइड्स, यानी कि फॉल्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे
यूज नहीं करना है। हम लीफ का जो इंटरनल पोर्शन होता है, जो जिसमें आपकी वेन्स नहीं होते, वो पोर्शन हम वहाँ पे से कट कर देते हैं। वो पोर्शन कट करने के बाद हम उसको एक्सप्लांट बोलते हैं, जो पोर्शन हमने वहाँ पे कट किया है। अब उस एक्सप्लांट का हम सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं। जब हम एक्सप्लांट का सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। सबसे पहले उसको डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाता है। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद उसे 70% अल्कोहल से वहाँ पर वॉश किया जाता है। 70% अल्कोहल से वॉश करने के बाद उसे कुछ मिनट के लिए थोड़े हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डिप करके रखा जाता है, ताकि उसके सरफेस पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम पूरी तरीके से वहाँ पर किल हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद सरफेस स्टरलाइजेशन की प्रोसेस हम करते हैं इस तरीके से। ये सारी जो कंडीशन हो रही स्टरलाइजेशन की, ये कंडीशन हम एसेप्टिक एनवायरनमेंट में करते हैं। यानी कि इस एसेप्टिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ऐसा एनवायरनमेंट हम जनरली लैब की बात करते हैं तो लैब में इसके लिए हम लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम का काम करते हैं। लैमिनार एयर फ्लो जो कैबिनेट होता है उसके अंदर इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो सरफेस स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये हम लैमिनार एयर फ्लो के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन के बाद आपका जो एक्सप्लांट आपको मिला है, ये एक्सप्लांट आपका बैक्टीरिया से फ्री होता है, यानी उसके अंदर में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक्सप्लांट जब आपका वहाँ पे सरफेस स्टरलाइज हो जाता है तब हम उसको कभी भी हम नेकेड हैंड से टच नहीं करते हैं। हम हमेशा ग्लव्स पहनते हैं और जो इनोकुलेटिंग रूम होता है, इनोकुलेटिंग फोर्सन होता है, उससे हम उसे टेस्ट ट्यूब में, वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर में आपका न्यूट्रिएंट मीडियम पहले से कंटेंट है, उसके अंदर इनोकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया है न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, विच कंटेन द पीजीआर। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम पीजीआर कंटेन किया होता है। तो पीजीआर का मतलब होता है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के इन विट्रो जनरेशन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो वो आपके जो पीजीआर है वो है आपके ऑक्सीन और साइटोकाइनेट। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीन और साइटोकाइनेट का एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसमें हम अपने एक्सप्लांट को इनोकुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनोकुलेशन के बाद हम उसे कॉटन प्लग से पूरी तरीके से सील कर देते हैं। इसको सील इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट ना हो, उसे एक स्टेराइल कंडीशन मिले जिससे कि वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। ठीक है, इसलिए हम उसे वहां पर कॉटन प्लग कर देते हैं। कॉटन प्लग करने के बाद इनोकुलेशन हो चुका है, अब उसे हम करते हैं इंक्यूबेट। इंक्यूबेट करने के लिए हम इंक्यूबेट का रूम होता है, इंक्यूबेट चेंबर होता है, इंक्यूबेशन चेंबर होता है, वहां पे उसे रखा जाता है। उसे वहां पे 2 से 3 हफ्तों के लिए रखा जाता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि हमें उसकी लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें वहां पे मेंटेन करनी होती है उसके इंक्यूबेशन चैम्बर में। वहां उसे 2 से 3 हफ्तों तक क्या किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है। जब हम कॉमन कॉन्सेंट्रेशन में, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में साइटोकाइनेट और ऑक्सीजन देते हैं तो वहां पर कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस फॉर्मेशन होने के बाद हम उसको फिर से रिकल्चर करते हैं। रिकल्चर करते हैं मतलब उसको नए मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। ये कैलस लिया, कैलस को हम दूसरे टेस्ट में कल्चर करेंगे जिस टेस्ट में पहले से न्यूट्रिएंट मीडियम रखा हुआ है। अब उस न्यूट्रिएंट मीडियम में मैंने आपको पहले ही समझाया था, अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है तो वहां पे अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वहां पर रूट फॉर्मेशन किया, दैट मींस वहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हुआ तो वहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ, रूट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? वैसे ही अगर यहाँ पर साइटोकाइनेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे फॉर्म होगा शूट का। तो यहाँ पे देखिए शूट फॉर्म हुआ है और यहाँ पे रूट फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हम जो हमारा रूट फॉर्मेशन हो गया, शूट फॉर्मेशन हो गया, तो हम फिर से उसमें क्या करते हैं, उसके मीडिया में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं नेक्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर का। तो यानी कि अब यहाँ पे रूट फॉर्म हो गया है, अब हमें शूट फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाएंगे, साइटोकाइनेट का। साइटोकाइनेट का जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वहां पे रूट के साथ साथ शूट भी वहां पे ग्रो होगा। वैसे ही सेम नीचे आप शूट फॉर्मेशन के बाद रूट फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वहां पे हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज
इंक्यूबेट करने के बाद जब प्लांटलेट एक लेंथ तक फॉर्म हो जाता है, एक लेंथ तक वो बन जाता है प्लांटलेट, तब हम उसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज करते हैं, उसे ग्रीन हाउस में या पॉट में लगाकर हम उसे बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं ताकि वो अच्छे से और ग्रो हो सके नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस पर इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, आप किस तरीके का एक्सप्लांट ले रहे हैं, यानी कौन से प्लांट से आप उसका पार्ट ले रहे हैं, ये वहाँ पर डिपेंड करता है। कौन सा उसका ऑर्गन ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप ज़्यादा पुराना नहीं ले सकते हैं या ऐसा प्लांट नहीं ले सकते हैं जो पहले से वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो। ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। हम जनरली ऐसा पार्ट लेते हैं प्लांट का जो धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहा होता है। पुराने मैच्योर जो एरियाज होते हैं उन्हें हम नहीं लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एज ऑफ एक्सप्लांट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सप्लांट की जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लो हमें अगर एक्सप्लांट लेना है, यानी कि मान लो हम एक्सप्लांट के तौर पर लेते हैं लीफ। ठीक है, तो लीफ हमें ऐसी लीफ नहीं लेनी है जो अभी न्यू जनरेट हुई, यानी 1 या 2 दिन पुरानी, वैसी लीफ भी नहीं लेनी है। या हमें ऐसी लीफ नहीं लेनी है जो कि करीब करीब 8 से 10 दिन पुरानी, हमें उसके बीच की, मतलब आपको 4 से 5 दिन पुरानी लीफ हमें लेनी है, यानी कि हमें 4 to 5 डेज ओल्ड ही वहाँ पे एक्सप्लांट लेना है, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो। वैसे ही अगर हम बात करते हैं और कौन सा पोर्शन ले सकते हैं, वैसे मेरिस्टेम टिप, ठीक है, रूट टिप, ऐसा हमें ज़्यादा पुराना चीज़ वहाँ पे नहीं लेना है, ज़्यादा पुराना आपको एक्सप्लांट वहाँ पे नहीं लेना होगा। तो अब नेक्स्ट आता है आपका पीएच और मीडियम। हमारा जो मीडियम रहता है, एमएस मीडियम रहता है या फिर D5 मीडियम रहेगा, तो इस मीडियम को भी हमें ध्यान रखना है कि उसका पीएच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बेसिक नहीं होना चाहिए और हाईली एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। उसका एक फिक्स पीएच होता है, दैट इज 5.6 to 5.8। हमें इसी के बीच में ही उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन करना होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम इनोकुलेट कर लेते हैं, इनोकुलेट करने के बाद हम उसे इंक्यूबेट करते हैं, तो उसको इंक्यूबेट हम एक फिक्स टेम्परेचर पर करते हैं। उन्हें ग्रो करने के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं हम क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप ब्लू लाइट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर शूट का फॉर्मेशन होगा, और अगर आप रेड लाइट प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा तो वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होता है। अब हम जब दोनों को इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे, यानी कि नॉर्मल जो आपकी इंफ्रारेड लाइट्स होती है उसके रूप में आप प्रोवाइड करते हैं, तो हमें 2000 to 3000 लक्स तक हमें लाइट उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर अ फिक्स टाइम ऑफ पीरियड। यानी कि आपको, जैसे कि अगर आपको ग्रो करना है प्लांट तो आप उसे 18 आवर्स आप लाइट प्रोवाइड करेंगे और 6 आवर्स उसे डार्क लाइट प्रोवाइड करेंगे, यानी अंधेरे में रखेंगे। इस तरीके से बैलेंस करने से वहाँ पे एक्सप्लांट ग्रो होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। थैंक यू वेरी मच।